चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल हमने थोड़ा बेसिक समझा है। आज जो कल बातें रहेगी थी वो पूरी करता हूँ मैं आज, है ना। हम पढ़ रहे थे लेखांकन अनुपात। जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो। अब ये जो अकाउंटिंग रेशो है ये हमने कितने तरीके से पढ़े थे? 4 तरीके से हमने पढ़े थे इन अकाउंटिंग रेशो को। 6 में रख ली मैंने पहले ही। क्या पता मैं इधर पढ़ाऊंगी, उठ के आ जा, ले जा। अभी काटनी पड़ेगी मुझे। अरे भाग लियो रे। किसी ने किसी से खुलवाया होगा मैंने। और आज मत लगा जी, मैं लेट हो गया कल स्कूल जाने को। हाँ, कुछ बातें होती हैं जो बोलनी पड़ती हैं भाई। हाँ, ये झूठ कुछ अच्छे काम के लिए बोला। आज फिर से लगाओगे तो ध्यान रहेगा, भैया कल लेट हो गया तो अब नहीं लगाना है। और मैं बोला कल आराम से खुलवा लिया था हमने, तो आज फिर लगा जाएगी वो। बुड्ढे को दबार ना आएगा, 2 बार हॉर्न लगाएगा और गाड़ी लेकर चला जाएगा। इधर समझाओ। तो ये जो अकाउंटिंग रेशो में कितने तरीके से पढ़ा? 4 तरीके से हमने इसको पढ़ा था, है ना। अच्छा, अब पहले वाले जब पार्ट हम पढ़ रहे थे तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, इधर समझाता हूँ मैं। इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था तरलता के आधार पे, है ना। तरलता अनुपात। और तरलता अनुपात में हम पढ़ रहे थे इसको अंग्रेजी में लिक्विडिटी रेशो। अब इस लिक्विडिटी रेशो के भी हमने 4 पार्ट पढ़े थे। जो पहला पार्ट था हमारा कौन सा था? वो करंट रेशो, मतलब चालू अनुपात। और चालू अनुपात बराबर मैंने तुमको क्या पढ़ाया था? चालू संपत्ति डिवाइड बाय चालू दायित्व। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट फॉर्म इसकी, है ना। अब बात ये आती है कि करंट असेट्स में क्या क्या आएगा और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। ये हमने कल नहीं पढ़ा था, जो आज पढ़ेंगे। अब समझो इधर करंट असेट्स में क्या क्या आता है। करंट असेट्स में वो सारी वैल्यू आएंगी या वो सारी संपत्ति, वो सारी असेट्स आएंगी जिनको 12 महीने से पहले पहले तुम कैश में कन्वर्ट कर दो। जिनको 12 महीने के बाद कन्वर्ट कर पाओगे वो आएंगे फिक्स असेट्स में, और जो 12 महीने से पहले कन्वर्ट हो जाएंगी वो करंट असेट्स में। कहने का मतलब जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जा सको। अब क्या क्या आता है इसमें देखो, कैश, बैंक, डेटर्स, इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, इसके अलावा स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसी कुछ वैल्यू इसमें आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स, जिसको बोलते हैं लेनदार, बिल्स पेबल, देय विपत्र, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसी वैल्यू इसमें आएंगी। और एक वैल्यू होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ गए? ये वैल्यू इसमें आने वाली है। तो ये करंट रेशो का फॉर्मूला इनके अनुसार सॉल्व हो जाएगा। अब अगला हमने पढ़ा था, अगला क्या था हमारे पास? लिक्विड रेशो, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल अनुपात। और तरल अनुपात को हमने लिखा था ऐसे, तरल संपत्ति डिवाइड बाय चालू दायित्व।
तरल अनुपात को बोलते हैं लिक्विड रेशो, ऐसे लिक्विड रेशो बराबर तरल संपत्ति को बोलते हैं लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कभी कभी क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज की जगह पे लिक्विड लायबिलिटीज होती है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। ये ऐसे भी हो सकता है लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, समझ गए। लेकिन 95% केसेस में करंट लायबिलिटीज ही आना है, लेकिन कभी कभी लिक्विड लायबिलिटीज भी आ सकता है। अब बात समझो, देखो लिक्विड असेट्स तुम्हारे पास नहीं है, मैंने अभी तक नहीं बताया। करंट लायबिलिटीज मैंने तुमको बता दिया, ये रहा करंट लायबिलिटीज, और यही सेम उधर आएगा, तो एक बार लिख दिया बहुत रहेगा ये। अब हमको लिखना क्या है कि इसमें क्या आएगा, लिक्विड असेट्स में। यहाँ समझो लिक्विड असेट्स में क्या आता है, लिक्विड असेट्स में क्या आता है कि जितनी भी तुम्हारी करंट असेट्स हैं उसमें से तुमको क्या क्या हटा देना है। एक तो तुमको इसमें से स्टॉक हटा देना है और एक तुमको इसमें से प्रीपेड हटा देना है। कैसे लिखेंगे इसको, जो हमारी करंट असेट्स हैं उसमें से माइनस करना है स्टॉक और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेज, समझ गए। मानो इसका आंसर है 20,000 रुपये, तो 20,000 में से स्टॉक की वैल्यू को हटा दो और साथ में प्रीपेड की वैल्यू को हटा दो, तुरंत वो लिक्विड बन जाएगी। और अगर लिक्विड बनाना भी है और इतनी सारी असेट्स दी हैं तो स्टॉक को मत जोड़ो उसमें और प्रीपेड को मत जोड़ो। हटाने का मतलब तो यही है ना कि उसको जोड़ो मत, जोड़ रखा है तो उसको हटा दो अलग। तो इस वैल्यू में से स्टॉक हटा दो और प्रीपेड हटा दो, लिक्विड बन जाएगा तुरंत ही। अब मैं समझाऊंगा, नहीं अपॉन में ये आए, अपॉन में नहीं, यहाँ पे लिक्विड असेट्स ये वाला, इस फॉर्मूले का है ना, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी तो सेम ऐसी होती हैं। करंट असेट्स हमको पता है, लिक्विड असेट्स नहीं पता, तो लिक्विड असेट्स ऐसे बनती हैं, करंट असेट्स में से स्टॉक घटाओ और प्रीपेड घटा दो, लिक्विड बन जाता है, समझ गए। करंट लायबिलिटीज सेम ऐसी रहेंगी, दोबारा से नहीं सीखना है हमको। लिक्विड असेट्स ऑलरेडी ये रही। अब बात आती है लिक्विड लायबिलिटीज कैसे बनती है, नया है तो लिक्विड लायबिलिटीज समझो कैसे बनेगी। लिक्विड लायबिलिटीज में क्या आता है, जितनी भी ये लायबिलिटीज है ना, ये वाली करंट लायबिलिटीज हैं, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दो। मतलब करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको हटा दो, ये तुरंत लिक्विड बन जाएगी। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ठीक है। अगली वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास, नंबर 3, ये था पूर्णतः तरल अनुपात। अब पूर्णतः तरल अनुपात का रेशो क्या था, इसका फॉर्मूला, पूर्णतः तरल संपत्ति डिवाइड बाय तरल दायित्व। इसको लिखेंगे कैसे, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो बराबर क्या था, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब बात क्या आती है, लिक्विड लायबिलिटीज हमने पहले ही सीख लिया, दोबारा नहीं सीखनी है हमको सीखना क्या है, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। अब लिक्विड असेट्स कैसे बनेंगी, ये वाली, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर दे रखी होंगी इसमें कोई, तो ये वैल्यू इसमें आने वाली है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब इसी के बेसिस पे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला और रह गया हमारा, और वो था नंबर 4, रोकड़ अनुपात। जिसको बोलते हैं कैश। अब कैश रेशो में क्या आता है, कैश
प्लस बैंक डिवाइड बाय करंट असेट्स। इसका सर मतलब इतना है कि जितना आपके पास टोटल करंट असेट्स है उसमें से कैश कितने परसेंट है या कैश का पार्ट कितना है। तो करंट असेट्स को डिवाइड में लगाना है, कैश और बैंक को जोड़ना है। करंट असेट्स आपको ऑलरेडी पता है, ये वाली वैल्यू करंट असेट्स होती है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से। अब समझो, अभी जो 4 फॉर्मूले हमने सीखे हैं, मैं एक एग्जाम्पल रखूँगा और एक एग्जाम्पल से सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। देखो मैंने इधर एक एग्जाम्पल रखा, मैंने लिखा है इधर किसी फर्म की संपत्ति एवं दायित्व निम्नलिखित हैं। अब मैंने इधर लिखा बैंक 50,000 रुपया और रोकड़ 10,000 रुपया, देनदार 40,000 रुपया, लेनदार 50,000 रुपया, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपया, पूर्व दत्त व्यय 5,000 रुपये, अदत्त व्यय 4,000 रुपये, स्टॉक 20,000 रुपये, देय विपत्र 10,000 रुपये तथा प्राप्य विपत्र 12,000 रुपये। ये कुछ संपत्तियाँ कुछ दायित्व हैं, सब मिक्स करके दिए हैं उसने ना, अलग अलग नहीं होता है कि ये संपत्ति ये दायित्व है ना, अलग अलग नहीं है, सब मिक्स है। अब इसमें उसने पूछा है नंबर 1 चालू अनुपात बताना है, नंबर 2 तरल अनुपात बताना है, नंबर 3 पूर्णतः तरल अनुपात बताना है और नंबर 4 रोकड़ अनुपात बताना है। ये वैल्यू सब उसमें बतानी पड़ेंगी। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि इनके हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जैसा फॉर्मूले में हमसे पूछेगा वैसा हम ऐड और लेस करने वाले हैं। बात आ रही है तक समझ में? तो पहला हम सॉल्यूशन इधर करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं करंट रेशो का। CR मतलब करंट रेशो मतलब चालू अनुपात, और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब हमारा काम ये है कि पहले चालू संपत्ति निकालें फिर चालू दायित्व निकालें। तो यहाँ निकालते हैं हम चालू संपत्ति, और मैंने तुमको बताया था कि चालू संपत्ति में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो पहले बैंक आएगा 50,000 का, ये क्या आया है? बैंक, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऐसे, ठीक है। प्लस फिर क्या आएगा इसमें से? कैश, कितने का? 10,000 का, ये कैश है। फिर आएंगे देनदार 40,000 के, ये डेटर्स हैं। इसके बाद में लेनदार नहीं आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, पूर्वदत्त व्यय नहीं। अच्छा पूर्वदत्त व्यय आएंगे इसमें क्योंकि ये प्रीपेड हैं। कितने रुपए के हैं? 5,000। ये हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्लस अदत्त व्यय नहीं आएंगे, स्टॉक आएगा इसमें। कितने का है? 20,000 का स्टॉक हो गया। इसके बाद में देय विपत्र नहीं आएंगे, प्राप्य विपत्र आएंगे कितने के? 12,000 के। बिल्स रिसीवेबल। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन असेट्स है और कौन कौन लायबिलिटीज़ है, तभी क्वेश्चन पॉसिबल है सॉल्व करना, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इन सब को करेंगे ऐड। 50, 10, 60,
40 1 लाख हो गया, 1,05,000, 1,25,000 और 1,37,000। इसका तो इतना टोटल आ गया। अब निकालेंगे हम चालू दायित्व। करंट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा देखो इधर से, देनदार नहीं लेनदार आएगा सबसे पहले। लेनदार कितना 50,000 का, तो 50,000 का आ गया क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का, इसके बाद में अदत्तव्य 4,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक नहीं देय पत्र आएगा 10,000 का, बिल्स पेबल, बस इतना ही। इनको जोड़ देते हैं। अब कितना हो जाएगा 50, 10 60, 60 10 70 और 4 74,000 रुपया। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। करंट असेट्स कितना है 1,37,000 का, ये कितना है 74,000 का। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना बचा 137 बटे 74। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जो 137 को काट दे या 74 को काट दे? कोई ऐसा पहाड़ा? कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जो दोनों वैल्यू को काट दे। तो हमारे पास क्या तरीके हैं कि इस आंसर को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। प्योर रेशो में लिख सकते हैं, गुने में लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं। जब प्योर रेशो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 137:74, ये भी ठीक है। अगर हम इसको गुने में लिखेंगे तो गुने में लिखने के लिए इसका भाग लगा के देखना पड़ेगा। 137 में 74 का भाग कैसे लगाएंगे, मैंने कल भी बताया था। 137 डिवाइड बाई 74, 74 एकम 74, एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 140 से ऊपर पहुंच जाएगा, वो है ना। घटाएंगे 7 में 4 जाएंगे 3 और यहाँ कितने 13 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। क्या 74 का भाग 63 में चला जाएगा फिर से? अब नहीं जाएगा। तो मैंने लिखना कैसे था इसको कि ये एक जो इसको सबसे पहले ये बचा हुआ है 63, इसमें भाग कितने का है 74 का, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 सही 63 बटे 74 टाइम मतलब गुना। ये दूसरा आंसर है। ये करोगे तब भी माना जाएगा सही, ये करोगे तब भी माना जाएगा सही। अब परसेंट वैल्यू लिखना चाहते हो तो परसेंट में भी सही रहेगा। परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट निकालेंगे ऐसे 137 बटे 74 गुणा 100। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर माना जाएगा। तो तीनों में से कोई भी आंसर आप सही मान सकते हैं। बात आ रही है तक समझ में? अब परसेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ लिखा है हमको 137 बटे 74 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इसको काटेंगे 2 से 50 बार, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 37 बार। अब नहीं कट सकता ये। अब करना क्या पड़ेगा, इन दोनों की तो करनी है गुणा और फिर लगाना है इसका भाग सेम ऐसे, जो आएगा उसके सामने परसेंट की वैल्यू लग जाएगी। बताओ तीनों समझ में आ गए? ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आंसर करना है, ये ज़रूरी नहीं है ये वाला आंसर करना है। सबसे सिंपल ये रहता है जो बच गया क्रम में लिख दो, काम खत्म। तो ये भी सही माना जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई डाउट नहीं? अब समझो अगला वाला रेशो निकालते हैं। अगला रेशो कौन सा है? अगला है तरल अनुपात, ये वाला तरल अनुपात। इसको हम इधर निकालते हैं ना। देखो नंबर 2 तरल अनुपात मतलब लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमको लिक्विड असेट्स बनानी पड़ेंगी। तो मैंने बताया था लिक्विड असेट्स क्या होती हैं कि टोटल असेट्स में से आप किसको माइनस कर दो, स्टॉक को और प्रीपेड को, इन दोनों को माइनस कर दो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं करंट असेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड बराबर हो गया ये। और करंट लायबिलिटीज हम निकाल चुके हैं पहले ही। कितने रुपए की निकली है? ये रही 74,000 की। अब इस वैल्यू करते हैं। बेटा करंट असेट्स आया था 1,37,000 का, लेकिन इसमें से हमको हटाना है स्टॉक। कहाँ पर है स्टॉक? ये रहा 20,000 का स्टॉक, इसको हटा दो। माइनस प्रीपेड हटा दो। कितना प्रीपेड है? कहाँ है प्रीपेड एक्सपेंस? ये रहा 5,000 का, इसको भी हटा दिया हमने यहाँ से। डिवाइड बाई ये कितने का है? 74,000 का। इसको करेंगे सॉल्व। देखो 137 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे? 117। 5 घटाएंगे तो 112, तो 1,12,000 डिवाइड बाई 74। सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी 74,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो करने कितना बचेगा बेटा? 112 बटे 74।
अब ये 2 के पहाड़े से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 37 बार। ये 2 के पहाड़े से 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, कितना बड़ा? 56/37। अब कोई ऐसा पहाड़ा है ही नहीं हमारे पास जो इनको काट दे, तो कितना आंसर है? 56/37। चाहे तो इसको इस आंसर में भी कर सकते हैं भाग लगा के, चाहे तो परसेंट वाले में भी कर सकते हैं भाग लगा के। समझ गए वाली बात को? ठीक है। अब आता है नंबर 3 वाला। नंबर 3 क्या है? पूर्णतः तरल अनुपात। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। और ये क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट, लिक्विड लायबिलिटीज। अब इसमें 2 वैल्यू बनानी पड़ेंगी। एक तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स चाहिए, तो ये कैसे बनता है? एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स बराबर क्या होता है हमारे पास? करंट असेट्स। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप कि इसमें कैश प्लस बैंक, ये 2 वैल्यू ऐड होंगी बस इसमें, है ना। तो हमको देखना है कैश और बैंक कितना दे रखा है। बैंक ये रहा, कैश दे रहा, दोनों कितने? 50 और 10। तो इसको लिखेंगे 50, इसको लिखेंगे 10, टोटल मिला कितना हो गया? 60,000 रुपये। तो ये हो गए बेटा। और हमारे पास है लिक्विड लायबिलिटीज़। तो लिक्विड लायबिलिटीज़ कैसे बनती है कि करंट लायबिलिटीज़ में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दो। करंट लायबिलिटीज़ में से लिक्विड लायबिलिटीज़ कैसे बनती है? करंट लायबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दो। चलो, करंट लायबिलिटीज़ कितनी क्या है? 74,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? देखो कहीं लिखा है मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा 10,000 का। इसमें से 10,000 और हटा दो बेटा, तो कितने बचे? ये 64,000 के। ये 2 वैल्यू हैं, इसको इस फॉर्मूले में लगा दो। कितना आएगा बेटा? 60,000 बटे 64,000। 1 2 3, 1 2 3, कितना बचा हमारे पास? 60 बटे 64। अभी तो कट जाएगा 2 के पहाड़े से। 2 से काटेंगे कितनी बार? 30 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 32 बार। अभी और कटेगा 2 से 16 बार, 2 से 15 बार। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 15 अनुपात। ये 3 4 2 1 2 2 7 14। कौन सा? नीचे 34। ये 64 है। तो 32 दूनी 64 और 30 दूनी 60। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30। तो 15 और 16 इसका आंसर हो गया। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब अगला लास्ट रह गया हमारे पास, रोकड़ अनुपात। नंबर 4, रोकड़ अनुपात कैसे निकलता है बेटा? कैश प्लस बैंक बटे करंट असेट्स। देखो कैश और बैंक कितने का? दोनों को मिला के 50 और 10 60, डिवाइड बाई करंट असेट्स हमने पहले निकाल रखी। कितनी करंट असेट्स? यानी 1,37,000। यहाँ लिखेंगे 1,37,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचा हमारे पास? 60 बटे 137। क्या कोई ऐसा पहाड़ा जो दोनों को काट दे? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो कितना आंसर आएगा इसका? 60 अनुपात 137। आगे बात समझ में सबको? ठीक है।